मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो संविधान एक जीवंत दस्तावेज पढ़ रहे थे उसका लास्ट वीडियो है ये। और इसमें हम दो तीन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जो जैसा कि इस अध्याय का नाम है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, तो उससे संबंधित हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्या है। तो संविधान जो है हमारा, वो एक जीवित प्राणी की तरह समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है ना। यानी हमारा जो संविधान है वो उसमें गतिरोध नहीं है, जड़ नहीं है, वो गतिशील है। और जिस प्रकार से जैसे कि हम हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही अपने विवेक अनुसार हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जस्ट ऐसे ही हमारा संविधान भी जीवंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, या आने वाली परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। वो अपने उसकी व्याख्या करने की उसमें इतनी अपनी अपनी व्याख्या करने की इतनी सारी खुली उसमें छूट दी गई है, जिसमें समय अनुरूप एक ही कानून की अलग अलग व्याख्या की जाती है और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसकी व्याख्या की जाती है। इसीलिए शायद इतने दशक बीत जाने के बाद भी हमारे संविधान को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें समय अनुरूप परिवर्तन हो जाता है और वो अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुसार समायोजित कर लेता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं 1950 से लेके संवैधानिक व वैधानिक मुद्दों पर सर्वाधिक जो प्रश्न आया है वो है संसद की सर्वोच्चता का। कि संसद, लोगों का ऐसा मानना है कि चूंकि संसदीय शासन में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अतः ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका पर इसको वरीयता दी जानी चाहिए। यानी जो संसद है वो जनता का प्रतिबिंब है, लोकतंत्र का जो आधार है, लोक उसका प्रतिबिंब है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि वकालत की गई, ऐसी दलीलें दी गई कि संसद को प्रमुख होना चाहिए, संसद को अन्य अंगों पर, चूंकि हमारे संविधान में सभी अंगों की शक्तियां बटी हुई हैं, तो ऐसा माना गया कि भाई संसद को थोड़ी सी वरीयता इन दोनों पर, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि संस्था है। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? केवल एक जड़ संस्था से नहीं है कि बस वोट बैंक की राजनीति है कि प्रतिनिधि में जनप्रतिनिधि हो गए, बल्कि इसका अर्थ है विकासशील संस्थाओं से समय समय पर ये जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करती है। इसीलिए ऐसा माना गया कि ये उत्तरदायी भी अधिक होती है दूसरी संस्थाओं की तरह, अतः दूसरों के साथ मिलकर इसको काम करना चाहिए, गतिरोध नहीं होना चाहिए, चाहे कार्यपालिका न्यायपालिका हो। हालांकि हमारे संविधान में दोनों को, सभी अंगों की बराबर से शक्तियों का अलग स्पष्ट उल्लेख है, इसलिए टकराव नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत होता है। और अक्सर कई ऐसे प्रश्न कई बार उठे हैं 1950 के बाद से ही कि संसद को जो है अधिक वरीयता दी जानी चाहिए। अब इसमें हम चलते हैं न्यायपालिका का योगदान क्या है। न्यायपालिका का योगदान, तो न्यायपालिका के योगदान में हम देखें, हमारा जो न्यायपालिका है, हमारी जो संरचना है न्यायालय की, उसने कहा संसद और न्यायपालिका के बीच जब विवाद पैदा हुआ, बीच में बहुत ज्यादा हुआ था, तो न्यायपालिका का कहना था कि संसद को भले ही अपने आप को गरीबों का, पिछड़ों का, असहायों का अपने आप को एकमात्र प्रतिनिधि मानती हो, लेकिन उनके कल्याण के लिए भी अगर वो कार्य कर रही है तो उसको कानून की सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने सीमा लांगी तो फिर वो आदत बन जाएगी और आने वाली और सरकारें इसी प्रकार के काम करेंगी और देश में संवैधानिक गतिरोध पैदा होगा, है ना। तो यहाँ पर न्यायपालिका की दलील थी, न्यायालय एवं संसद के मध्य विवाद में न्यायपालिका का मानना था कि संसद को भले ही गरीबों व असहायों से संबंधित कार्य करना हो तो वह कार्य
कानून की सीमा के अंदर होना चाहिए, कानून की सीमा के अंदर होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो न्यायपालिका का मानना था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है संसद, मूल ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, है ना। अब ये मूल ढांचा क्या है, तो बड़ी मजेदार बात है कि कहीं भी जो है ऐसा नहीं लिखा है, संविधान के किसी भी भाग में ये नहीं लिखा है कि ये फलाना भाग जो है संविधान का मूल ढांचा है। फिर कैसे? क्योंकि आने वाले दशकों में जो अनुभव थे उसके आधार पर ये निर्णय लिए गए कि संविधान में शब्द की अपेक्षा उसकी भावना को समझने पर बहुत जोर देना चाहिए, और जो परिस्थिति हैं उनके अनुसार किस प्रकार से आचरण हो और कौन सा भाग महत्वपूर्ण है उसको मूल ढांचा घोषित किया जाए। ये सब भी हमारी न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या की है। केशवानंद भारती बनाम जो विवाद था उसमें जो न्यायपालिका है उसने उसकी आत्मा के ऊपर उसकी शब्द की अपेक्षा उसकी आत्मा पर निर्णय दिया था ना, उसकी आत्मा पर ध्यान देती हुई। तो इसी प्रकार से न्यायपालिका जो है समय समय पर व्याख्या करती है अपने अनुसार, जो जैसी परिस्थितियां होती हैं, जैसे केस आते हैं, एक ही कानून की अलग अलग ढंग से व्याख्या की जा सकती है अगर अलग अलग तरह के मामले हैं तो, है ना। तो ये था, हालांकि कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि ये संविधान का मूल ढांचा है, लेकिन अनुभवों के आधार पर समय समय पर उसके निहितार्थ उसका मानना था न्यायपालिका ने कानून को शब्द की अपेक्षा उसकी भावना पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से न्यायपालिका और उसके विवाद में हमेशा न्यायालय का ये मानना है कि संसद कोई भी काम करे, भले ही वो लोक कल्याणकारी क्यों ना हो, गरीबों और असहाय से, लेकिन वो अपनी कानून की सीमाओं में रहकर करे, उनको पार न करे। अगला जो हमारा टॉपिक है राजनीति, इसमें जो निभाया है इनका रोल था वो है राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। की परिपक्वता, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ था कि 1967 से लेकर 1967 से 1973 तक जो उठापटक चली है ना, पैदा हुए कटु विरोधाभासों, है ना, कटु विरोधाभास जो पैदा हुए थे, है ना, विरोधाभासों के दौर में क्या हुआ? इस दौर में संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलित और दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता को महसूस किया। संसद व कार्यपालिका ने एक संतुलित है ना, एक संतुलित जो है व्यवस्थित दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता महसूस की व दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता महसूस की है ना। उनको लग रहा था कि भाई कुछ होना चाहिए, ठीक है। और इसी प्रकार जब केशवानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद केशवानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 1973 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 के निर्णय के
न्यायालय ने या न्यायालयों ने, है ना, इसके निर्णय के बाद जो है न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार का प्रयास किया गया। न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विचार का प्रयास किया, परंतु सारे प्रयास विफल रहे। है ना, और अंत में 42वें संशोधन द्वारा क्या किया गया, 42वें संशोधन द्वारा संविधान की संसद की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया कि संसद ही सर्वोच्च है ना। लेकिन 1980 में जो मिनर्वा मिल्स केस था उसमें फिर से पलट दिया गया इसको, है ना। तो ये तो समझ में पर चलता रहा है। तो क्या किया, संसद की सर्वोच्चता 42वें संशोधन द्वारा संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। सर्वोच्चता स्थापित की गई, है ना। लेकिन बाद में इसी उसमें मिनर्वा मिल्स मामले में जो है दोबारा से इस निर्णय को दोहराया गया बाद में, है ना। पहले निर्णय को पुनः दोहराया मिनर्वा मिल्स प्रकरण में, परंतु मिनर्वा मिल्स प्रकरण 1980 में न्यायालय द्वारा, है ना, न्यायालय ने अपने निर्णय को पुनः दोहराया, है ना। इसने अपना निर्णय पुनः दोहरा दिया था, है ना, इस 1980 में इसके केस में, ठीक है। और केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशक के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। यानी केशवानंद मामले के बाद, केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय के 4 दशकों के बाद भी, निर्णय के 4 दशक बाद भी न्यायालय की जो व्याख्या का, है ना, संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। 4 दशक बाद संविधान की व्याख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी क्या है, समय समय पर जो है भले ही एक केस में उसके लिए दूसरा निर्णय दे दिया गया हो, लेकिन अगला केस अगर दूसरी प्रकृति का है तो संविधान की व्याख्या न्यायालय अपने दूसरे प्रकार से करता है। यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि शब्दों पर ना जाएं, भावनाओं को समझें, आत्मा को समझें, और केस की प्रवृत्ति, उसकी आत्मा क्या है, उसकी जो मनसा क्या है ना, उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से समय समय पर हमारे संविधान में परिवर्तन हुए। इतने परिवर्तन के बाद भी
आज ये गतिशील है, चलायमान है और जड़ नहीं है। इसी कारण हमारे संविधान को अभी तक बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई, इसीलिए इसको एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। तो जीवंत का अर्थ होता है जीवित, जो चलता फिरता हो, है ना, जैसी परिस्थितियां हैं उनका वैसे मुकाबला करता हो। तो ये कुछ कारण थे, जैसे कि न्यायपालिका के योगदान के द्वारा भी या राजनीतिक की परिपक्वता ने समय समय पर इसको अपनाया, और विवाद होने के बाद भी जो निर्णय दिए गए, भले ही टकराव रहा हो न्यायपालिका के बीच और संसद के बीच, लेकिन फिर भी जो निर्णय रहे उनके सम्मान भी किया गया, और टकराव होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गतिरोध पैदा नहीं हुआ। तो ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आप ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।